हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे पर्यावरण के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीकरण के बारे में। मरुस्थलीकरण क्या चीज़ है, देखिएगा। मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों के कारण क्या है, आपके प्राकृतिक और आपके मानव निर्मित जो कारक हैं उन कारकों के कारण शुष्क और अर्ध शुष्क व उप आंध्र क्षेत्रों में आपकी भूमि की उत्पादकता है, इस उत्पादकता में होती है कमी। क्या होती है? कमी। और धीरे धीरे क्या हो जाती है? बंजर बन जाती है। क्या कर जाती है? धीरे धीरे आपका मामला है ये बंजर बन जाता है, ठीक है ना। शुष्क अर्ध शुष्क व उप आंध्र क्षेत्रों से भूमि की उत्पादकता में कमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे उन प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों के कारण बंजर हो जाती है। मरुस्थलीकरण के आपके कारण देखेंगे और इस कारण के कारण प्रभाव क्या होते हैं वो देखेंगे। तो कारण तो हो सकता है आपके, एक तो अतिचारण, दूसरा वनोन्मूलन है, तीसरा गैर वैज्ञानिक कृषि है, चौथा आपके जलवायु परिवर्तन है, और अगला देखें तो प्राकृतिक आपदा जैसे आपके बाढ़ हैं, भूसंकलन है, ये आपके मरुस्थलीकरण के आपके कारण बन रहे हैं। क्या है? ये मरुस्थलीकरण के आपके कारक हैं जिसमें प्राकृतिक आपदा है, जलवायु परिवर्तन है, गैर वैज्ञानिक कृषि है, वनोन्मूलन है और अतिचारण है। प्रभाव हो रहे हैं कि वन्य जीव विविधता का आपके नुकसान हो रहा है, कृषि उत्पादकता में कमी आ रही है, जल और वायु का प्रदूषण हो रहा है, गरीबी और भूखमरी आ रही है, सूखा और बाढ़ आपके अधिक देखने को मिल रहा है। भारत में अगर मरुस्थलीकरण की स्थिति देखें तो लगभग 29% में मरुस्थली आपके प्रभाव देखने को मिलता है। भारत भर में 29% में आपके मरुस्थलीकरण के प्रभाव हैं। यूएनसीसीडी के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में 31% आपकी घास भूमि है, इसका आपकी क्या है, ह्रास हुआ है। भारत में यूएनसीसीडी के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में 31% घास भूमि का आपके ह्रास हुआ है और देश में 80% भूमि आपके शरण केवल 9 राज्य में हुआ है। और इन 31 में आपके देखें तो देश के अगर 80% भूमि शरण है ये केवल 9 राज्यों में हुआ है। भारत में मरुस्थलीकरण के रोकने के प्रयास देखें तो ग्रीन इंडिया मिशन है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बात करें तो ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का एक हिस्सा है। ये क्या है? एक राष्ट्रीय जलवायु जो परिवर्तन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का एक हिस्सा है, ठीक है। क्या है? ये इसका हिस्सा है और इसका आपके संचालन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? इसके आपके संचालन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसका आपके उद्देश्य है घटते जंगलों का संरक्षण करना है, पुनर्स्थापन करना है और वृक्षारोपण का काम करना है। वृक्षारोपण है, इस वृक्षारोपण का काम करना है। 2014 में 10 वर्षों के लिए आपके लागू किया गया था ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। अब बात करते हैं मरुस्थल, जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम है, डेजर्ट डेवलपमेंट आपके कार्यक्रम है जो कि 1977-78 में आपके राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जेके, हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया और इसका प्रमुख कार्य है सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। सूखे का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको कम करना और रेगिस्तानी क्षेत्रों का आपकी क्या है, रेगिस्तान क्षेत्र है उनका पुनर्स्थापित करना है। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसका संचालन है जो मरुस्थल आपके विकास कार्यक्रम है, ठीक है ना, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। फिर राष्ट्रीय आपके वनीकरण कार्यक्रम के बारे में बात करें जो कि 2000 में इसका लॉन्च किया जाता है, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, जिसका संचालन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और देश में वन के आच्छादन बढ़ाना है, बंजर और जो उपयोगी भूमि है उसका वनीकरण करना है और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो ये राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम है जिसमें देश में वन आच्छादन करना है, बंजर अनुपयोगी भूमि पर वनीकरण करके संयुक्त वन आपके प्रबंधन समितियों के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस के बारे में बात करें अवनयन की तो इसे आपके इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा सुदूर संवेदी आपके प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया जाता है। किसे? भारत का जो मरुस्थलीकरण और आपके भूमि निम्नीकरण है ये आपके अवनयन एटलस, इसे क्या है, इसरो के अंतर्गत अंतरिक्ष आपके अनुप्रयोग केंद्र द्वारा सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अनुसार भारत के क्षेत्रफल का 29.7% भाग का भूमि नमनीकरण हो चुका है और सर्वाधिक भूमि नमनीकरण राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है 2025 में आता है भाई,
ये आपके राजस्थान में हरियाणा, असम और हरियाणा के मध्य एक आपकी भागीदारी तय परियोजना है और इसके तहत नगरीय जो ऊष्मा है, ये नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभाव को कम करने के लिए एक आपके पारिस्थितिकी दीवार विकसित की जाएगी और जिसमें आपकी क्या है NCR नेशनल आपके कैपिटल रीजन के लिए कार्बन सिंक के रूप में कार्य करेगी। तो NCR के लिए आपके कार्बन सिंक के रूप में आपके कार्य करेगी। वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयास क्या हैं? तो वैश्विक स्तर पर आपके देखें तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय है UNCCD। ये रियो पृथ्वी सम्मेलन के 3 सिस्टर्स आपके अभिसमय में एक था और 1994 में लागू हुआ और ये आपके कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्तमान में भारत के सहित 197 देश सदस्य हैं इसके और अभी समय के तहत सदस्य देश द्विवार्षिक रूप से विभिन्न स्थानों पर आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप का आपके आयोजन करते हैं और 2019 में कोप 14 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कोप 14 का हाल ही में 2024 में कोप 16 का आपके आयोजन रियाद सऊदी अरब में हुआ। इसका आपके परिणाम क्या हुए? थीम था अवर लैंड अवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा भविष्य। इसके लिए कोप 16 होता है और कहाँ होता है? सऊदी अरब में होता है। वैश्विक सूखा फ्रेमवर्क को मंगोलिया में होने वाले कोप 17 में आपके पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक सूखा फ्रेमवर्क को आपके मंगोलिया में होने वाली कोप 17 है उसमें पूरा करने का लक्ष्य है। रियाज ग्लोबल आपके ड्रॉट पार्टनरशिप के तहत 80 कमजोर देशों को 12.15 अमेरिकन डॉलर सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। आपके ग्रेट ग्रीन वॉल पहल के तहत 22 अफ्रीकी देशों की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। बिजनेस फॉर लैंड के तहत पहला प्रारंभ किया गया जिसमें निजी क्षेत्र में आपके मरुस्थलीकरण को रोकने में आपकी क्या है शामिल किया जाएगा। निजी क्षेत्र हैं उन निजी क्षेत्रों को भी शामिल करा जाएगा। बात करते हैं बोन चैलेंज की। यह प्रोग्राम 2011 में आता जर्मनी सरकार और आपकी IUCN द्वारा संयुक्त रूप से आपके प्रारंभ किया गया और इसके तहत विभिन्न देशों में 2020 तक 150 मिलियन आपके हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2030 तक आपके 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020 तक तो है 150 और 2030 तक कितना है? 350 मिलियन हेक्टेयर। भारत इस सम्मेलन में 2015 में आपके शामिल होता है। आता कब है? 2011 में आता है। ये शामिल होता है 2015 में। ग्रेट ग्रीन अगर हम वॉल के बारे में बात करें तो अफ्रीका ने सेनेगल से आपके जिबूती तक 8000 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी एक वृक्ष पट्टी का विकास करना ताकि सहारा रेगिस्तान का विस्तार ना हो। तो अफ्रीका ने सेनेगल से आपके जिबूती तक 8000 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर आपके चौड़ी वृक्ष की पट्टी का विकास करना है। इस परियोजना में आपके अफ्रीका के कुल 22 देश शामिल किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं मरुस्थलीकरण की समस्या उनमें से किस महाद्वीप में सबसे कम है? तो एशिया में तो ये समस्या है ही भाई और अफ्रीका में भी है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं अगर कम दिखती है तो ये यूरोप में आपके प्रमुख रूप से दिखती है। उसका रिवीजन करना है तो 8 मिनट है क्लास है तो 4 मिनट पे 2 गुना में हो जाएगा, वो रिवीजन कर लेना मरुस्थलीकरण का और वनोन्मूलन का। अब बात करते हैं अम्लीकरण और अम्ल वर्षा के बारे में। अम्लीकरण क्या है? अम्लीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो अमोनिया है, जिसमें क्या है? अमोनिया है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, मीथेन है आदि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कर क्या है अम्लीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो अम्ल वर्षा, सागरीय अम्लीकरण और भूमि पर शुष्क अम्ल निक्षेप हेतु आपके उत्तरदायी होता है। अमोनिया, नाइट्रोजन, सल्फर, मीथेन आदि यौगिक प्रत्यक्ष रूप से आपकी क्या है वायु प्रदूषण का परिणाम होते हैं। तो अम्लीकरण का मामला क्या है? अम्लीकरण वह प्रक्रिया जिसमें भाई अमोनिया है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, मीथेन है यानी कि CO4 है, सल्फर है आदि आपकी क्या रासायनिक अभिक्रिया करके अम्लीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। अम्ल वर्षा, सागरीय अम्लीकरण और आपकी भूमि पर शुष्क अम्ल निक्षेप हेतु उत्तरदायी होता है। और अमोनिया, नाइट्रोजन, सल्फर और मीथेन आदि आपकी क्या है या आपके यौगिक प्रत्यक्ष रूप से आपके वायु प्रदूषण का परिणाम होते हैं। अम्ल वर्षा देखिए, सामान्य वर्षा का आपके pH होता है 5.6, ये pH होता है सामान्य वर्षा का। जब वायुमंडल में नमी के साथ सल्फर, वायुमंडल है, इस वायुमंडल में नमी के साथ में सल्फर है और नाइट्रोजन की यौगिक क्रिया कर अम्लों का निर्माण करते हैं, तो ये वर्षा जल के साथ मिलकर धरातल पर पहुंचते हैं
और ये वर्षा जल का पीएच 5.6 से आपके कम कर देते हैं और अम्ल वर्षा होती है। 5.6 से कम कर देते हैं कब? जब ये वायुमंडल में नमी के साथ सल्फर और नाइट्रोजन की यौगिक क्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं और ये वर्षा जल के साथ मिलकर धरातल पर पहुंचते हैं और वर्षा जल का पीएच है 5.6 से कम कर देते हैं। अम्ल वर्षा है तो आपके उत्तरदायी यौगिकों के बारे में बात करें स्रोतों में, तो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है जिसे CO के नाम से जानते हैं, सल्फर है, मीथेन है CH4 हो गया, और एक सेकंड मैंने यहाँ पर क्या CH4, मीथेन का CH4, CO4 लिख दिया था, CH4, और फॉर्मिक एसिड है, साथ में आपके अमोनिया है। ठीक है, नाइट्रोजन देखो प्राकृतिक स्रोत तो यही है कि आकाशीय विद्युत और आपके क्या है ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं उससे नाइट्रोजन निकलता है, और आपके मानव निर्मित आपके स्रोत देखे जिसमें वन की अग्नि है यानी कि दावा अग्नि, तेल कोयला और गैस का दहन करते हैं तो जीवाश्म ईंधन है उससे निकलती है आपके नाइट्रोजन। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो प्राकृतिक रूप से पादप और जैविक श्वसन से सागर से उत्सर्जन होता है, जैविक अपघटन होता है। वही मानव निर्मित में जीवाश्म ईंधन के जलने से, औद्योगिक प्रक्रिया में आपके द्वारा आपके सीमेंट उत्पादन से और वनोन्मूलन से। वही कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि प्राकृतिक रूप से जैविक प्रक्रियाओं से और ज्वालामुखी उद्गार से होता है। वही मानव निर्मित में जैविक ईंधन का जलना और आपकी औद्योगिक उत्पादन और धूम्रपान से होता है। सल्फर आपके सागर से भी निकलती है, ज्वालामुखी उद्गार से भी निकलती है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन से होता है और मृदा के जीवाणुओं की क्रिया द्वारा भी होता है। और मानव निर्मित में आपके जीवाश्म ईंधनों का आपके दहन करते हैं, धातु शोधन या आयरन स्टील व आपके अन्य धातु हो गए, रासायनिक और उर्वरक उद्योगों में सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन है, ये भी इसका कारण बनता है। मीथेन में आंध्र भूमि है, पशु जुगाली करने वाले हैं, दीमक हैं, और मानव में धान की खेत है, कोयला खनन है और आपकी गैस ड्रिलिंग है। फार्मिंग में आपके फॉर्मिक अम्ल है जो कि आपके जंगल की आग से निकलते हैं, प्रमुख रूप से जंगल की आग मानवों के द्वारा गलती से निकलती हुई है और प्राकृतिक मानव के द्वारा ही है, प्राकृतिक होती है। अमोनिया है जो कृषि में उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो अमोनिया आती है, और अमोनिया के कारण भी आपकी क्या है अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी यौगिकों के स्रोत हैं ये। अम्ल वर्षा के प्रभाव देखते हैं। जैव विविधता पर संकट उत्पन्न होता है। जलीय जीव एक निश्चित पीएच स्तर पर जल में जीवित रह सकते हैं। कम पीएच स्तर पर आपके जलीय जीव ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का अधिग्रहण नहीं कर पाएंगे। कुछ पक्षी अंडों को ठोस बनाने हेतु आपके कैल्शियम उपयोग करते हैं, परंतु अम्लीय वर्षा कैल्शियम के स्रोत घोंघा आदि जिन्हें आपके पक्षी द्वारा उपयोग किया जाता है संख्या आपके कम कर देते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि मृदा के कणों से जुड़े होते हैं, और परंतु अम्ल वर्षा हाइड्रोजन आयन मृदा के कणों में इन आपके तत्वों का प्रतिस्थापन कर देता है और इन पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है और इन पौधों की वृद्धि पर आपके नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा द्वारा आपके पौधों की पत्तियों पर प्रत्यक्ष अम्लों पर निक्षेपण इन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। विभिन्न अपने सूक्ष्म जीव अपघटन हेतु एक निश्चित पीएच पर्यावरण में कार्य करते हैं, परंतु अम्ल वर्षा द्वारा पीएच में बदलाव सूक्ष्म जीवों की संख्या में कम कर देते हैं। मानव पर प्रभाव देखते हैं तो मानव प्रभाव पर आपकी अम्ल वर्षा द्वारा इमारतों और स्मारकों पर अम्लों पर निक्षेपण होने से उनकी सतह खराब होती है। उदाहरण के रूप में ताजमहल के देख लो। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड शहरी धुंध का कारण बनती है और श्वसन और आंखों के रोगों को बढ़ावा देती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा आपके पीने योग्य जल में भारी धातुओं की मात्रा को आपके बढ़ाकर उसे दूषित कर देता है। तो अम्ल वर्षा है, ये अम्ल वर्षा आपके पीने योग्य जो जल है, ये पीने योग्य जल में आपकी भारी धातुओं की मात्रा को बढ़ाकर इसे क्या है दूषित कर देता है। तो अम्ल वर्षा पीने योग्य जल में भारी धातुओं की मात्रा बढ़ाकर उसे दूषित करता है। सागरीय अम्लीकरण के बारे में बात करें तो सागर कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण गृह के रूप में कार्य करते हैं। वायुमंडल और सागर के जल के मध्य CO2 का आदान प्रदान होता रहता है। जीवाश्म ईंधनों कोयला, तेल, गैस के जलने से वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। समुद्र के द्वारा CO2 को अधिग्रहण करने की मात्रा भी बढ़ गई। इसी वजह समुद्र का जल अधिक अम्लीय होता जा रहा है। यही प्रक्रिया आपके समुद्री अम्लीकरण कहलाती है। पिछले कुछ वर्षों में आपके सागरीय जो जल है उसकी पीएच है, ये पीएच 0.1 कम हुई है और सागरीय अम्लीकरण को दर्शाती है। सागरीय अम्लीकरण के प्रभाव देखें तो सागरीय अम्लीकरण आपके प्लैंकटन के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। किस पर? जो आपके प्लैंकटन के उत्पादन है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जो कि समुद्र में खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पाद या आपके पूरे समुद्री जैव विविधता को प्रभावित करता है। समुद्री अम्लता की वृद्धि से कार्बोनेट आपके आयन में कमी होती है, जिसके प्रभाव में होने वाली जो कैल्सिफिकेशन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और प्रवाल आपके विरंजन को घटना में वृद्धि होती है।
तो अम्लता, जो समुद्री अम्लता होती है, वृद्धि से कार्बोनेट आयन में कमी होती है, जिससे परवाल में होने वाली कैल्सिफिकेशन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और परवाल विरंजन की घटना वृद्धि होती है। सागरीय अम्लता के कारण जल में कैल्शियम कार्बोनेट की असंतृप्तता उत्पन्न होती है, जिससे अधिकांश कैल्सीफाइंग जीवों की आपकी सेल है ये घुल जाते हैं। तो सागरीय अम्लता है, ये सागरीय अम्लता के कारण जल में जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो असंतृप्तता उत्पन्न होती है, जिसके अधिकांश कैल्सीफाइड आपके जीव हैं, ये जीवों के सेल घुल जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो सागरीय अम्लता के ये भी आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की असंतृप्तता होती है, जिससे अधिकांश कैल्सीफाइंग जीवों के सेल घुल जाते हैं। अम्लीकरण को रोकने के लिए प्रयास देखें, तो अम्लीकरण को रोकने के लिए आपके हेलसिंकी प्रोटोकॉल होता है, जो कि 1985 में अपनाया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से आपके उत्सर्जन को कम करना था। 1980 में आपके स्तर की तुलना में SO2 की उत्सर्जन और सीमा पार प्रवाह को 30% कम करने का लक्ष्य रखता है, ठीक है ना। और ताप ट्रोपिजन आपके जोन है, जो कि भारत सरकार के द्वारा ताजमहल के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जो आपके ताजमहल पर अम्ल वर्षा और प्रदूषण के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। ये ताज ट्रॉपिकल जोन है। और बाकी हेलिस की आपके प्रोटोकॉल है, जो 1985 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो कि CO2 के उत्सर्जन को कमी की बात करता है। अम्ल वर्षा के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइमोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपके सल्फर ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा C इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 NO2। निम्न में से किस मात्रा में अम्ल वर्षा सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसकी होती है? HCl की, HNO3 की, H2SO3 की। तो आपकी H2SO4 हैं, इसकी आपकी अम्ल वर्षा में इन चारों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापमान के कारण समुद्री जल के pH मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका कारण है भाई कि समुद्री जल के द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक आपके उद्गहन, ठीक है ना, उद्ग्रहण ज़्यादा कर रही है तो भाई pH हो रही है आपके निरंतर कम। बात करते हैं सतत विकास की। सतत विकास से तात्पर्य है कि ऐसे विकास से जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, ठीक है ना। सतत विकास का अवधारणा का अपने विकास देखे तो स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, सर्वप्रथम UN के द्वारा मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने का कॉन्फ्रेंस में पक्ष था कि मानव विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को भी संतुलित करना होगा। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में कहते हैं। फिर आपके ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है 1987 में। 1987 का मामला, जिसमें रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपकी UN के पर्यावरण एवं आपके विकास पर विश्व के आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में आपके सर्वप्रथम सतत विकास को आपके परिभाषित किया गया। फिर अपने रियो पृथ्वी आपके सम्मेलन जो 1992 में होता है, इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु एजेंडा 21 को अपनाया गया और इससे लक्ष्य 21वीं शताब्दी में आपके क्या है, सतत विकास को प्राप्त करना था। यह आपके रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बारे में बात करें, जो कि 2000 में आता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और उसके गरीबी निवारण और वैश्विक स्थिति में सुधार करना था, जिसका क्या था आपके, जिसका उद्देश्य गरीबी निवारण तथा आपके वैश्विक स्थिति में सुधार करना था, ठीक है ना। तो लक्ष्यों को निर्धारित किया गया जिसका उद्देश्य क्या है, गरीबी निवारण और आपके वैश्विक स्थिति में सुधार करना था। सतत विकास लक्ष्य 2015 SDG, ठीक है ना। ये लक्ष्य आपके संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क में आयोजित 70वें शिखर सम्मेलन 2015 में अपनाए गए। तो ये लक्ष्य हैं संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क में आयोजित 70वें जो शिखर सम्मेलन है 2015 में अपनाए गए, ठीक है ना। और SDG के आपके कुल आपके 17 सतत विकास लक्ष्य तथा 169 संबंध आपके टारगेट्स हैं, जिन्हें आपके 2030 तक प्राप्त करना है। ये लक्ष्य आपके सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के विकास लक्ष्यों का स्थान लेंगे। लक्ष्यों को नापने के लिए 248 आपके वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क हैं और SDG कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। SDG को
ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट व शीर्ष वाले दस्तावेज को अपनाया गया और एजेंडा 2030 के केंद्र में 5 महत्वपूर्ण आपके आयाम हैं जिन्हें 5P के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, 5P के नाम से जानते हैं। प्लानेट, पीपल, आपके पीस, पार्टनरशिप और आपके प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, पीपल, प्लानेट, पीस और पार्टनरशिप, ये आपके रहने वाले हैं। एसडीजी के मूल सिद्धांत देखें तो सार्वभौमिकता रहने वाला है, कोई भी पीछे ना रहे, अंतर संबंधता और आपके अविभाज्यता, समावेशी बहुहितधारकों का भागीदारी, समावेशी, अंतर संबंधता और आपके अविभाज्यता, कोई भी पीछे ना रहे और सार्वभौमिकता इसके मूल सिद्धांत रहने वाले हैं। सतत विकास के लक्ष्य देखें, सतत विकास के लक्ष्य में गरीबी निवारण आपके, जिसमें विश्व में सभी आपके रूपों से गरीबी को क्या है समाप्त करना, भूखमरी समाप्त करना, खाद्य श्रृंखला, बेहतर आपके पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ और आपके जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी के लिए आपके समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके आजीविका सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। 5वां, लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों के बीच सभी आपके भेदभाव को समाप्त करना। स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी आपके प्रबंधन सुनिश्चित करना। किफ़ायती और स्वस्थ आपके ऊर्जा, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, समावेशी और सतत आर्थिक विकास और उत्कृष्ट कार्य को बढ़ावा देना, ठीक है ना। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी और सतत औद्योगिकरण नवाचार को बढ़ावा देना। तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे में, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास में, यानी कि समावेशी और सतत आर्थिक विकास और उत्कृष्ट कार्य को बढ़ावा देना। असमानताओं की कमी, देशों के भीतर और देशों के बीच असमानताएं कम करना। टिकाऊ शहरी और आपके सामुदायिक विकास, शहरों और मानवीय जो बस्तियां हैं उन्हें समावेशी, सुनिश्चित और लचीला टिकाऊ बनाना है। संवेदनीय उपभोग और आपकी क्या है उत्पादन, टिकाऊ उपभोग और आपकी क्या है उत्पादन के पैटर्न को सुनिश्चित करना है। जलवायु कार्यवाही, तो जलवायु परिवर्तन और उसके आपकी क्या है उसके आपके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। जलीय जीवों की सुरक्षा करना, महासागर है, समुद्र है, समुद्री संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊपन के उपयोग को बढ़ावा देना। भूमि पर जीवन आपके, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी उपयोग पर संरक्षण, बहाली और बढ़ावा देना। जंगलों का स्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि शरण को आपके रोकना और आपके जैव विविधता के नुकसान को रोकना। शांति, न्याय और आपकी मजबूती आपकी संस्थाएं, तो टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना, सभी स्तरों पर आपकी प्रभावी जवाबदेही और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। लक्ष्यों के लिए साझेदारी, सतत विकास के लिए साधन कार्यान्वयन को मजबूत करना और वैश्विक साझेदारी को क्या है पुनर्जीवित करना। तो ये मामला रहने वाला है। सस्टेनेबल आपके डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के बारे में बात करें तो, जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की जाती हैं। 2030 और आपके मध्य शताब्दी तक आपके सतत विकास के लिए वित्त पोषण थीम रहेगी इसके। 2030 और मध्य शताब्दी तक सतत विकास के लिए वित्त पोषण संस्करण है, ये 10वां संस्करण है और 2016 से आपकी क्या है प्रतिवर्ष जारी हो रहा है। स्कोर देखें तो प्रत्येक देश की आपके प्रोग्रेस को 0 से लेकर 100 के पैमाने पर मापा जाता है। 100 का स्कोर सभी लक्ष्यों को प्राप्ति को इंगित करता है। किसी भी एसडीजी के 2030 तक पूरा करने की आपके होने की संभावना नहीं है और 193 में से 190 देशों के सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपना नेशनल एक्शन प्लान पेश किया गया है। एसडीआर रैंकिंग के बारे में बात करते शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड, अंतिम स्थान पर है साउथ सूडान, भारत इसके 99वें स्थान पर है और 2024 में तो 109वां स्थान था भाई। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में बात करें तो 2018 में नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती हैं। राज्यों को 0 से लेकर 200 तक आपकी स्कोर किया जाता है, 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जिसके पास 100 है वो अचीवर है, 65 से 99 तक है फ्रंट रनर है, 50 से 64 है आपके परफॉर्मर है और आपके जो एस्पिरेंट है जो 50 से कम रहेगा। यह इंडेक्स 16 एसडीजीज यानी कि 17 को छोड़ दो 16 जो है ना उसको आपके शामिल करता है और जो आपके सांख्यिकी एवं आपके कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय संकेत फ्रेमवर्क NIF के आधार पर तैयार की जाती हैं, जिसमें से 990 संकेत शामिल हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की बात करते हैं। एसडीजी आपके 4.0 वर्ष 2024 और गोल्स हैं 16, ठीक है ना।
और 113 है संकेतक। इंडिया का स्कोर है 71, 76 है फ्रंट रनर वाला, राजस्थान का स्कोर है फ्रंट रनर के हिसाब से 76 है, इंडिया की स्कोर 71 है। श्रेष्ठ राज्य 79 के साथ में उत्तराखंड है। उसके बाद केरल है 79, लगातार चौथी बार आपके पहले स्थान पर रहा है, और तमिलनाडु 78 के साथ में है, ठीक है ना, 76 राजस्थान का रहेगा। अंतिम पे है 57 के साथ बिहार, और सेकंड आपके लास्ट में है, यह है 62 के साथ में झारखंड। भारत में देखें, गोल अनुसार श्रेष्ठ है भारत, 7 आपकी किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, स्कोर 96 के साथ में, और किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा के साथ भी स्कोर राजस्थान का है 100। और निम्न किस में है, निम्न है आपके लैंगिक समानता में गोल 5 में, और स्कोर है जिसमें आपकी क्या है 49, और गोल 10 में है राजस्थान निम्न। क्यों, इस मामले में आपकी क्या है असमानताओं में कमी लाना, इसमें आपके 49 ही है, ठीक है ना, राजस्थान की ये कमी देखने को मिली है, ठीक है ना। ये आपके जो गोल्स हैं इसके आधार पर रहने वाले हैं सतत विकास लक्ष्य में। तो ये मामला है, ये हमारी कक्षा है। अब हम जैविक अपना जो विकास है, ये जो कक्षा होगी वो आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।